बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे और वीकेंड जो है वो भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही गुजरा होगा। बिल्कुल, वीकेंड तो अच्छा गुजरा ही होगा, लेकिन बजट डिस्कशन में गुजर गया। अब चूंकि फेडरल बजट जब पेश किया गया तो ओवर द वीकेंड जितने प्रोग्राम ट्रांसमिशन आ रही थी वो ऑब्वियसली बजट के ऊपर थी, उसको इवेल्युएट किया जा रहा था और पॉलिटिशियंस जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज के वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बात कर रहे थे। कभी ये कहा जा रहा था कि बजट बड़ा अच्छा है, आवाम दोस्त है, और खान साहब की आपने वीडियो भी देखी होगी जो उन्होंने कहा कि सब लोग खुश होंगे, लेकिन खान साहब सब लोग खुश नहीं हुए, खासतौर पर ऑपोजिशन, वो चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी। ऑपोजिशन तो खुश हो जाएगी, फिर ऑपोजिशन किस बात की रहेगी। तो ये जो ओवरऑल हमने देखा है कि वीकेंड पर लोगों ने कुछ बजट जो है उसको पढ़ा भी था, फिर उसके साथ उन्होंने एनालिसिस भी किया और आइंदा चंद दिनों में मजीद चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कहाँ पर किस चीज़ को कितना असर पड़ा है। अगर इसी तरह से इकॉनमी में बेहतरी आने की जिस तरह से उम्मीद लोग इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बता रहे हैं, तो अगर काम किया जाता है मजीद बेहतर और जो टैक्स रेवेन्यूज की बात की जा रही है कि इस तरह से कलेक्शन हो जाएगी, अगर ये हो जाती है तो फिर आई थिंक वाकई कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स। अच्छा, गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमने टैक्सेस में कमी की है, ऑपोजिशन ये कह रही है अरबों रुपए के टैक्स लगा दिए, आवाम को समझ नहीं आ रही है। अब ऐसे में बड़ा अजीब हो जाता है जब हर कोई इकोनॉमिस्ट हो। ये बात भी बड़ी देखने में आई है कि हर एक का अपना तज्जिया सामने आ रहा था और शायद उनको ये तमाम फार्मूला समझ आ रहे थे कि एवरीबडी वाज कमेंटिंग ऑन इट, और उससे क्या होता है कि एक अभाम पैदा हो जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो मुस्तनद प्लेटफॉर्म्स और मुस्तनद इकोनॉमिस्ट की राय जो है वो बड़ी जरूरी है। ऐसा होता है ना, जो आपके दिल को पसंद आता है वही आपको मुस्तनद भी लगता है इकोनॉमिस्ट। ऐसा भी हमारे यहाँ पे अक्सर देखा है, ट्विटर पे भी आपने देखा होगा। अच्छा, इकोनॉमिस्ट नहीं भी होते, किसी को ABC भी नहीं पता होती है, फिर भी दे आर कमेंटिंग ऑन बजट। ये मैंने देखा कि ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा चला और फिर आई हैड टू ट्वीट कि यहाँ हर कोई इकोनॉमिस्ट है और जो चीजें समझने की जरूरत, जैसे मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि मुझे समझना है, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसमें, तो वो जो समझाते हैं उनकी मेजॉरिटी में पाकिस्तान में ऐसा नहीं किसी को लगता। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो कि अपार्ट फ्रॉम बजट और इकोनॉमी जो मुझे और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट लगी कि PSL के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान की जो शहरी हैं, जो आवाम है, बड़े इंटरेस्ट ले रही थी और PSL पे आपने देखा होगा कि कल भी जो मैचेस हुए दोनों, उसमें भी लोग जो है ना टीवी के साथ जल नजर आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है PSL के हवाले से कि लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर मैच और अनबीटेबल टीम जो अभी तक जा रही थी उसको बीट कर दिया ऐसा तो हो ही जाता है, यूनाइटेड ने, ऑब्वियसली हो जाता है। सो इस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं अपनी टॉप स्टोरीज पर और सबसे पहले आज हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत और सिंध एक बार फिर आमने सामने है। जो बड़ा इशू है, फवाद चौधरी ने कहा है कि कराची के हालात बलूचिस्तान से बदतर हैं और नासिर शाह ने उसके जवाब में कहा कि वजीर आला सिंध के खिलाफ वफाक साजिश कर रहा है। विफाक का बजट तो पेश हो गया, पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 2600 अरब रुपये से जायद रखा गया है। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन कारकुनान और स्पीकर पंजाब असम्बली से अलग अलग मुलाकातें हुई और नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बजट पास कराने की यकीन दहानी भी सामने आई। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने जो 27 अरब के नए टैक्स लगाए हैं। ये कहना है सलीम वानीवाला का। उन्होंने कहा कि आवाम 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा हुकूमत हेरा फेरी कर रही है, बजट में 383 अरब के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। PSL 6 के शानदार मैचेस जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त दे दी और मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट से शिकस्त दी है। आज इस्लामाबाद और कराची के माबेन मैच होगा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आपका खून किसी को मौत के मुंह से वापस ला सकता है। ये बात मालूम तो सबको है, लेकिन इस पर अमल 100 में से सिर्फ 10 अफराद ही करते हैं। आज दुनिया भर में ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये तो जी टॉप स्टोरीज और इसके साथ साथ जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की बजट के हवाले से, लेकिन बजट में और आपने एक और भी बात की थी ना कि अपोजिशन जो है वो तनकीद करी, तो अपोजिशन हर मामले पर तनकीद करती है। अपोजिशन होती ही इसीलिए गवर्नमेंट में अगर आप इतफाक कर लेंगे तो फिर कहेंगे लोग कि ये किस किस्म की फ्रेंडली अपोजिशन है, मुफाहमत जो है अगर हो जाए। तो हमने ओवरऑल देखा कि जहाँ पर बजट पास हुआ वहीं पर मामला जो नज़र आया कि काफ़ी बहस और तकरार भी होती रही। इस दफ़ा ज़्यादातर हाईलाइट जो था वो सिंध और वफाक के दरमियान के ताल्लुकात थे। एक बार फिर हमने देखा कि चाहे वो बजट के हवाले से हो, चाहे वो एलोकेशंस ऑफ बजट हो और फिर पानी का मसला, तो सिंध और वफाक आमने सामने नजर आया पूरे वीकेंड में हमने देखा। बिल्कुल, और ओवर द वीकेंड जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस बातें करते रहे, आपको मोन्टाज दिखाते हैं।
वो कठपुतली के दौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध की हैसियत, सूबा सिंध की असम्बली की हैसियत, उसको बिल्कुल महदूद कर दिया गया। सारी डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास है जो कि सिंध असम्बली में नहीं, बिलावल हाउस में बैठते हैं। वो उनको इसलिए पसंद नहीं है, वजीर आजम जहाँ जहाँ जिस फोरम पे वजीर आला सिंध के सामने बैठते हैं, वजीर आला सिंध आइन की बात करता है, सिंध के हुकूक की बात करता है, इसलिए नापसंद है। सिंध के लोग उसके साथ खड़े हैं। पीटीआई के हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब का ये बयान बड़ा मुतासिबाना है। वजीर आला सिंध के पास इतना कंट्रोल है कि वो बार बार इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत का बैंड बजा सकते। वो एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है जो अपने हुकूक को समझता है, तो नेचुरली मुराद अली शाह और बोजदार साहब में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। मुल्क टैंकों से, तोपों से मजबूत नहीं होते। 70 साल से इस मुल्क के लोगों को ये मुल्क चलाने नहीं दिया गया। आज जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है। हुकूमत की आमदन 5,829 अरब होगी। इमरान खान की हुकूमत आई है, मुल्क में 1200 अरब के नए टैक्स लगे हैं। तमाम बजट का इन्हिसार मुल्क की आमदन को 24% बढ़ाने पे है। आप बजट तकरीर देख लें, उसमें बार बार जिक्र है कि 24। जी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर आपने नज़र तो डाली जो ओवर द वीकेंड हुई, लेकिन वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने हैं और वफाक और सिंध के इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो चाहे पानी का मसला हो, तरक्याती बजट के हवाले से हो, या वज़ीर आला सिंध पर तनकीद के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह बखैर जनाब। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमने देखा कि जहाँ पर विफाक के बजट जब आया तो उसके बाद तो बहस एक उम्मीद तौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में होती रही है, लेकिन आपने जो देखा ओवरऑल वीकेंड में जो सिंध और फेडरल के दरमियान जो एक दफ़ा फिर से जो है लफ्ज़ों की जंग जारी थी, इसको कैसे देखते हैं आप? भरपूर इल्ज़ाम लगाए वज़ीर आला सिंध पर भी फवाद चौधरी ने। अब देखें ना आप, ये खातून सिंध के एक एमएलए को थप्पड़ मार देती है। सिंध वाले इतना कुछ भी नहीं कहते रहते बेचारे, मजलूम बने बैठे हैं वो। तो दूसरे साहब एक आते हैं, कहते हैं कि सिंध वाले जो हैं वो मुतासिब हैं, और वो सिंध के पूरे इलाके में घूमते रहते हैं, कराची में घूमते रहते हैं। फिर एक साहब निकलते हैं, वो आगे कहते हैं कि गवर्नर राज लगा दो, लगा दे भाई, रुकावट किस बात की है? पहले ही मैंने कई बार कहा कि गवर्नर राज लगाना है। अच्छा, ये मैं अर्ज करूँ आपसे कि ये पहला मौका नहीं है, कोई नई बात भी नहीं मेरे लिए, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो इन 4-5 सालों में आई हो। ये पुरानी बातें हैं, ये किस्सा बहुत पुराना है जी। ये कहते हैं ना, मोहब्बत का खेल बड़ा पुराना है। जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर हुआ करते थे, जब नवाज शरीफ और सिंध हुकूमत हुआ करती थी, तो वो लड़ाई चलती थी। लेकिन एक बताऊँ मैं आपको बात, पानी के मसले पर पंजाब हुकूमत ने एक ज़माने में बहुत बड़ा दिल दिखाया था, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर होते थे। ये जो तंग नजरी इस वक्त हमें नज़र आ रही है, वो मुमकिन है सिंध की ज़ाती हो, लेकिन उस पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि सिंध जो मांगता है दे दें आप। और ये और पुरानी बात बता दूं मैं आपको, तरबेला डैम से जो एक नहर निकाली गई, पूरी उसकी लड़ाई है, मगर हिस्ट्री है पूरी, ये बहुत बड़ी बात। अरसा के पानी की है, तो पानी जितना होगा उतना मिलेगा, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। सिंध हो या पंजाब हो, कोई भी हो, लेकिन अगर कोई इस पर बेईमानी करता है तो वो जाती है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। नंबर 2 ये कि वो आते हैं, कहते हैं एक साहब आए, वज़ीर इत्तला साहब, उन्होंने कहा कराची में आया तो कराची में आग लगी हुई थी। जब वापस जा रहे थे उन्होंने कहा कि पूरा मीडिया ने किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने देखा सब हालात ठीक है। और वज़ीर आला सिंध बहुत पढ़े लिखे इंसान है जी, लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए। वो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि कराची के जो मसाइल हैं वो जाहिर है हुकूमत सिंध को हल करना है। बिल्कुल, हुकूमत सिंध की नालायकी है कि अभी तक वो बसें लेके नहीं आई। अभी कुछ बसें उतरी कराची पोर्ट पर, तो लोग बड़े खुश हुए, कराची के लिए बसें आई हैं। वो बसें लाहौर के लिए थी, लाहौर की BRT की बसें थी वो तो। लेकिन असल बात क्या है कि कराची में जो PTI के नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको जो फंड्स मिल रहे हैं, वो फंड कहाँ जा रहे हैं? ठीक ठाक फंड मिल रहे हैं लोगों को, MNAs MPs को, वो जा कहाँ रहे हैं? PTI ने पलट के कराची को देखा क्यों नहीं? PTI के MPs, नॉट MNAs, MPs अपने हलकों में क्यों नहीं जाते? उनके वुज़रा अपने हलकों में क्यों नहीं जाते? अब कल एक हमारे प्यारे भाई असद उमर आए थे कराची, उनका हलका नहीं है वो,
वो अली जैदी का हल्का है, वहाँ पहली बार नजर आया और उसकी ज़्यादा कोई पब्लिसिटी नहीं, पता नहीं वहाँ क्या हुआ, क्या शिकायतें हुई, क्या शिकवे हुए। तो कराची के मसाइल तो हल करने के लिए लोगों ने इमरान खान को कराची से मुंतखब किया था। बिल्कुल। और वो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले कराची को, तो नारा भी था आपके वजीर आजम कराची का। वो सूरत हाल है। फिर एक नया जो हल्ला कराची पे आया है, वो फवाद चौधरी साहब फिर आ गए। पहले फरोग नसीम आए थे जी चुगताई साहब का, फिर और आते गए ये हमला फवाद चौधरी साहब ने किया है। और साथ में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात कराए। भाई अल्लाह का खौफ करो, पंजाब में करा लो। पंजाब में तो आपने तोड़ दी सब बल्दियाती इदारे, KPK में तोड़ दिए आपने। सिंध में मुद्दत पूरी हुई है, पहला सूबा है सिंध जिसने मुद्दत पूरी की है। अब ये करा लेगा, अब नहीं कराएगा भी है। अब मसला मरदमशुमारी का भी आ गया है। तो कहते हैं मरदमशुमारी बड़ा लंबा घपला हुआ है इसके अंदर। तो पंजाब में करा ले यार, रास्ता दिखाए ना, लीड करें द फ्रंट। पंजाब चुगताई साहब जी, चुगताई साहब जैसे आपने जिक्र किया पानी के मसले से शुरू होकर डेवलपमेंट फंड और फिर बल्दियाती इदारों तक, इसके कल जवाबात फवाद चौधरी साहब ने अपने मुताबिक तो दिए हैं। उन्होंने कहा पैसा हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, हम आवाम पर लगाएंगे। एक स्कीम पूरी नहीं होती है, दूसरी स्कीम के लिए चाहते हैं कि हम पैसा दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। बल्दियाती इदारों पर भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने घर में नजर नहीं आता लेकिन दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा जरूरी हो जाता है। और आपकी मिसाल बिल्कुल ठीक है, पंजाब में बना बनाया सिस्टम खत्म कर दिया, अदालत के अहकामात भी नहीं माने कि उसको रीइंस्टेट करें, उसके बावजूद आप डिमांड कर रहे हैं दूसरे सूबे में कि बल्दियाती इंतखाबात हों। तो ये रिफ्ट तो बढ़ती चली जाएगी, वो चाहे डेवलपमेंट फंड की हो या बल्दियाती इदारों की हो। देखिए एक बहुत छोटी सी बात ना, पूरा सियासी खेल है ये। PTI को नजर आ रहा है कि आने वाले लोकल बॉडीज इंतखाबात में या आम इंतखाबात में उसका होने क्या वाला है। कराची में PTI का कोई असर नहीं रहा। मैं बहुत ऐसे कर रहा हूँ, वो लोग जिनको मैं जानता था, जो मेरे खानदान के में रहते हैं, जो बहुत जोश से गए थे, अब वो हुसैन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि MQM का वो असर नहीं है, वो करिश्मा नहीं है, सीधी बात है। MQM का वो करिश्मा नहीं है कि वो लूट से निकाल के ले जाए। अब उसको भी मतलब और कम होगी उनकी नशिस्तें, तो गैप कौन पूरा करेगा? गैप वो पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी बहुत चालाक पार्टी है, बहुत सियासी लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं। ये अपना काम कर रहे हैं खामोशी के साथ। मैंने पहले भी कहा था मुख्तलिफ इलाकों में ये अपने काम कर रहे हैं, और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो बल्दिया टाउन में जीते, क्यों जीते ये लोग? खामोश तरीके से उन्होंने वहाँ की जो सियासतदानों की खेप थी, क्रीम थी, उसको अपने अंदर शामिल किया, अपना सिस्टम बनाया है वहाँ उन्होंने। क्योंकि जानते हैं पॉलिटिक्स को, नए लोग नहीं हैं। ये तो खंबे थे ना PTI के तमाम उम्मीदवार जो जीत गए। वो सियासी लोग हैं, मंदोखेल बड़ा सियासी आदमी है, उसने बहुत बड़ा वकील है ये, इसने बड़ी सियासत की, वहाँ अपने हालात को अपने हक में किया, और जीत गया। और PTI का जो असर हुआ, और अगर मुस्लिम लीग नून PDM में रहती तो वो उसकी सीट थी फार्मूले के तहत, वो एक सीट हार गई। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कराची के नताइज से नजर आ रहा है उनको, इसलिए ये अलगार होती है। इसलिए आपको सूबे की आवाज भी सुनाई दे रही है, इसलिए आपको मतलब सूबे की आवाज बुरी बात नहीं है कोई जी, बिल्कुल। लेकिन इस मरहले पर क्यों? पहले क्यों नहीं हुआ? जब आपके हाथ में सब कुछ था, जब आप अकले कुल थे, आप सारे कुल। जी सर, आपने जिस तरह कहा कि अभी क्यों, अभी ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से रिफ्ट जो हैं वो अमूमी तौर पर बजट के करीब वैसे ही आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ आपने देखना होता है कि कैसे मामलात चलाने आगे। लेकिन वहीं पर आपने कहा कि विफाक के अंदर तो मामलात हैं, अपोजिशन के अंदर के मामलात भी अभी तक बिगड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर नून लीग और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो इस्तीफे नहीं दे रही हैं, इलेक्शन भी लड़ रही हैं, तो सारा काम तो वो पीपल्स पार्टी वाला ही कर रही है, तो क्यों नहीं हमें ही ज्वाइन कर लें। इट वाज अ वेरी सार्कास्टिक कमेंट। इस तरह से तो उन्होंने बात की है, आपको क्या लग रहा है किस तरह मामला जा रहा है इनका? मुझे लगता है ये कि अब बिलावल को जो ट्रेनर हैं वो लोग आ गए जो अच्छी उर्दू जानते हैं और जो मुहावरे जानते हैं, तो उनको सिखाना शुरू किया है। तो ये टिपिकल बिल्कुल तंजिया फिकाहिया एक जुमला था जो उन्होंने फेंका। PDM एक बदकिस्मत ग्रुप है, मैं कहता हूँ
मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इत्तेहाद बनती है पोजीशन के। जी जी MRD था, ARD था, PNA भी था, भुट्टो के खिलाफ था PNA, फिर IGI था, ISI फंडेड, वो भी सबको पता है। लेकिन ये PDM जो था एक बड़ा अच्छी इसकी उठान थी और इसने हुकूमत को पकड़ लिया था। इसने हुकूमत को पकड़ लिया था, हुकूमत भाग नहीं पा रही थी, हुकूमत हर जगह हार रही थी, हर मुहाज पे हार रही थी। अच्छा, उसमें तो दरार पड़ गई, इस्तीफे दो, इस्तीफे मत दो, लॉन्ग मार्च करो, लॉन्ग मार्च नहीं करो। मौलाना साहब बैठे हुए हैं अब आराम से, PDM तो टूट चुकी है, 200 में बढ़ गई है। दोनों ग्रुप एक दूसरे को अब मतलब तंज कर रहे हैं एक दूसरे पर, हमें क्यों बुला रहे हो, अब क्यों बुला रहे हो हमें, अब हम याद आए, हमारी पार्टी में आ जाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन फ़र्क क्या हो, इसका फ़र्क पड़ा है बहुत बड़ा, और वो हमें पूछना चाहिए कि जो नया बजट आया है वो PDM की पूरी तहरीक और उसके बाद इकनॉमी के फ्रंट पर जो मुस्तकिल ये अपना डाटा फीड करते रहे, उसकी वजह से शौकत तरीन साहब आए। शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी के वजीर भी रह चुके हैं हफीज साहब की तरह, और वो आइडिया लेकर आए जो PTI की हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। PTI की पॉलिसी है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। PTI की हुकूमत जब आई तो उसके 3 वज़राए खजाना ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। जब शौकत तरीन साहब आते हैं तो वो शराइत रख कर आते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, सब्सिडी बहाल करेंगे, कर्जे देंगे, लोगों को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, खुद का बजट होगा हमारा। और ये साकडार और पीपल्स पार्टी वाला फार्मूला है जो अप्लाई कर रहे हैं, जो कल शायद खान अब्बासी ने बोल भी दिया। अच्छा, मैं उनको सुनता नहीं हूँ क्योंकि जरा से तेज बोलते हैं, नहीं आता मेरे। लेकिन ये कि ये सूरत हाल है कि PDM का ये असर तो हुआ कि एक ऐसा बजट आ गया जो फौरी तौर पर आपको थोड़ी सी रिलीफ देगा। महंगाई तो कम नहीं होगी, गुर्बत कम नहीं होगी। आपको पता है कि हमारे यहाँ गुर्बत की शरह सरकारी तौर पर 24.3% है और गैर सरकारी तौर पर 40% है। हमारे यहाँ 11 करोड़ 10 करोड़ लोग गुर्बत या गुर्बत की लकीर से नीचे, दोनों अगर मिला लें। लेकिन हाँ, तो हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी करना पड़ेगी। ये नहीं होगा कि हफीज से कोई पॉलिसी ले आए, स्टेट बैंक के गवर्नर मार्कअप 13.5 तक ले जाएं। आप देखिए तबाही काम अच्छी है। 13.5 पर जब मार्कअप जाता है मुल्क बैठ गया पूरा, सरमायाकारी बैठ गई, कर्ज लेने लोगों ने बंद कर दिए, कारोबार बंद हो गया, फिर वापस आना पड़ा आपको। और अभी मार्कअप ज़्यादा है, अभी भी 1% और कम होना चाहिए, 6 पे आना चाहिए इसको। तो मेरा ख्याल ये है कि PDM की वजह से ये फ़र्क पड़ा है और इमरान खान ने बात सुनी है कि लोगों की चीखें तक वहाँ पहुँचेंगी। लेकिन रोज़गार और गुर्बत ये ख़त्म करना है, रोजगार और गुर्बत को ख़त्म करना होगा, और वो अपेरेंटली अभी नहीं लग रहा इस बजट में। चुगताई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। PDM के हवाले से आपको ठीक किया बुजुर्ग, आपको याद होगा सितंबर में जब APC हुई थी और उसके बाद PDM फॉर्म अप हुई थी, तभी से ये बातें शुरू हो गई थी कि PDM वो जैसे कहते हैं ना कि तोड़ नहीं चढ़ेगी, तो वही लेकिन हुआ, अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचाया है। मामला ये था कि अगर ये इसी तरह चलते रहता तो शायद जिस तरह से चुगताई साहब भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो खासी परेशान थी, लेकिन इस बीच दरमियान में मामला जो है वो इस तरह से हो गया। एनीवेज, इस तमाम इशू के ऊपर हमने बात की है। चुगताई साहब से उनका शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट 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 और अब आज पंजाब का बजट पेश किया जाएगा। जी, सूबाई मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी, पेंशन में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत भी ये कह रही है कि नया टैक्स नहीं लगाएंगे और 50 अरब की टैक्स छूट देंगे। बिल्कुल, तो आज चूँकि बजट 2700 अरब रुपए के लगभग जारी होना है, पंजाब ने इसको पेश करना है, तजवीज़ दी जाएगी। मुख्तलिफ इसमें सेगमेंट्स होते हैं डेफिनेटली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बजट है जिस पर पंजाब में बात की जाती है कि उसमें काफ़ी कम ध्यान दिया गया पिछले 2.5 सालों में। इस पर हम बात करेंगे। नून लीग से PMLN से MPA हैं और साबिक वजीर भी हैं खलील ताहिर सिंधु साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। खलील ताहिर सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, वेलकम टू स्टूडियो। आज जी 2700 अरब रुपये के लगभग पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करेगी। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जब तक आपने फिगर्स देखे हैं, आपको क्या लग रहा है, कहाँ पर कुछ कमी है या फिर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी अगर आपको नजर आए थे? जी बहुत शुक्रिया। मैं तनकीद इस पर नहीं करना चाहता किसी सूरत भी। फिगर्स हर साल ऐसे ही होते हैं, पता नहीं हम इसको एक हाइप क्रिएट कर देते हैं सारी जगहों पे। हम सारे मतलब इंटरनेशनल मीडिया, न्यूज़ कंसर्न्स, हम भी सारे हाइप क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ये एक अदाद शुमार ठीक है पेश करते हैं हर साल के बाद, क्योंकि ये ड्यू होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन।
वो उन्होंने पेश करना है। उसके बाद देखेंगे, मेरी तो जो जाती है पर्सनल ओपिनियन, जितने का मर्जी बजट पेश कर दे, जितने का मर्जी जो मर्जी करे, अगर कॉमन मैन को उसका फायदा नहीं पहुंचता, अगर कॉमन मैन को रोटी नहीं मिलती, कॉमन मैन को दवाई नहीं मिलती, जो डायलिसिस हमने फ्री की थे वो उसको नहीं दोबारा होते, जो कैंसर की दवाइयाँ हमने फ्री की थी वो उनको नहीं मिलते, जो 42 हॉस्पिटल हमने पंजाब में लेके आया हूँ आपके लिए, वो हमने जो किए थे, वो अगर उसको दोबारा वो अपना जो सारी सूरत हाल है, ये देखिए मेरे पास, मतलब वो कहते नहीं क्या बनाया, तो अगर ये चीज़ें किसी बंदे को नहीं मिलती। अभी मैं आपके रोड से आ रहा था जब 24 की तरफ, तो मैंने देखा रास्ते में लोग बैठे हुए हैं और उनको कोई भी दिहाड़ी नहीं पूछ रहे, लोग आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि किसी के पास जब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा वो दवाई करेंगे वो बच्चों के लिए। जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम हार्ट का पेशेंट है, वो कहता है ये मुर्गी खाएं, सेब खाएं, भी अगर इतनी चीज़ें खाने के लिए हों तो उसको हार्ट पेशेंट कैसे हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अजीब सा इन्होंने जो है सारा फिगर्स, मतलब सबसे बड़ी बात, मैं फेडरल बजट में बात नहीं करना चाहता क्योंकि आप पंजाब पे बात करें, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट आपकी इजाज़त के साथ कि अभी परसों बजट पेश हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसने नाफिजुल अमल होना है 1 जुलाई को, और आप बाहर देखें इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है, मतलब बैड गवर्नेंस, आटा बढ़ गया, 5 बढ़ा दिया, चिकन बढ़ा दिया, और देखिए ये देसी जो ब्रायलर था कभी को पूछता नहीं होता था, और आप जिस लेवल पे आप पहुंच गए हैं, इसको मतलब देखिए जाके वहां पे, तो कॉमन मैन की पहुंच से ये सारी चीजें दूर है। जो सबसे बड़ा फॉल्ट है इस गवर्नमेंट का, सॉरी आई एम कटिंग यू, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है कि इन्होंने आम आदमी का जो एक उम्मीद थी, जो ख्वाब था, वो तोड़ दिया है। और जब तक हर कोई बंदा जीता है, क्योंकि क्या करता है लीडर, जो लीडर होता है वो जो एक सियासतदान होता है वो अगले इलेक्शन के लिए सोचता है, जो स्टेट्समैन होता है वो अपनी कौम के लिए सोचता है, तो कौम के लिए कुछ नहीं सोचा गया। अभी ये कह रहे थे एनआरओ ने देगा, जहांगीर तरीन को एनआरओ भी दे दिया, सारा कुछ हो गया। उन्होंने एफआईए जो कह रही थी हमें गिरफ्तार करना, उन्होंने कहा हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो हम रिटर्न दे दिया। तो ये सारी चीजें मतलब जो समझते थे लोग या जो लाए थे इनको, वो समझते थे कि ये ख्वाब जो है ये इनको मतलब इनको ताबीर मिलेगी, वो नहीं हुआ, वो नहीं हो सका, गवर्नेंस नहीं मिल सकी, आवाम को सुकून नहीं मिल सका। लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप कुव्वत खरीद बढ़ाएंगे आवाम की तो हालात बेहतर होंगे, वो चाहे रोजगार के मौके हों, वो चाहे डेवलपमेंट की मद में हो। अब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उससे लोग वाबस्ता होंगे, मजदूर तबका वाबस्ता होगा, और 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है और 250 अरब से रुपए जो मुख्तस किए जाने की तजवीज़ दी गई है, जो आज पंजाब बजट अनाउंस करेगा। आपको लग रहा है कि इन हालात में अगर एक्चुअली 560 अरब रुपए डेवलपमेंट पर लग जाएं तो हालात बेहतर होंगे गरीब आदमी के? देखिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टू द कॉमन मैन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, सड़कें बन रही है, उसको फायदा क्या जा रहा है? क्या उसको दिहाड़ी मिलती है? क्या उसको नौकरी मिलती है? वो जॉब क्रिएट हो नहीं, कहाँ मिलेगी मुझे बताइए ना। 3 सालों में इनको चाहिए था अब तक 30 लाख नहीं किया ना, नहीं 30 लाख खुद मान रहे हैं ना कि नहीं, डेवलपमेंट बजट की बात के अलावा कह रहे थे कि हम 30 साल जो है वो अपना 30 लाख नौकरियां अब तक मिल जानी चाहिए, सॉरी 30 बन जाना चाहिए था, 50 लाख में 3 साल हो गए ना जी। इसके अलावा 1 करोड़ अगर नौकरी देनी थी तो उसमें अब तक 60 लाख नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। उल्टा क्या हुआ कि खुद माने वजीर इनका, और अच्छा इनके वजीर जो खजाना है तरीन साहब, और अभी इनके पास और बड़ी टीम पीछे पड़ी है, अभी तो 5 आए हैं इन 3 सालों में। ये कहते हैं कि 200 हमारे पास माहिरीन माशियात हैं। पहले इनके पास ओपनिंग बैट्समैन था असद उमर, वो गया, 195 अभी और आने 195 और आने हैं। जी बता सिर्फ ये रहा हूँ कि तरीन साहब भी आप देखें, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ये छोड़ जाएंगे। अच्छा, छोड़ जाएंगे या छुड़वा दिया जाएगा? एक ही बात है ना, जब वो जो कुछ उसने बताया है छुड़वा दिया जाएगा, उसको कहेंगे कि मुलमुल उसको मजबूर इतना कर दीजिए कि रिजाइन कर दे। मैं दोबारा फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब तक आप देखें कॉमन मैन को रोजगार नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, तब तक ये जितने मर्जी अच्छे इदादोशुमार लें। इस वक्त आप जिस तरह कह रहे हैं कॉमन मैन को जब तक ये अमल नहीं मिलते हैं तमाम जरूरियात, तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते फ़ायदा है। क्या ऐसा किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास? इस वक्त क्या क्या ऑप्शन थी कि मतलब जो करनी चाहिए जिस पर ये नहीं इस वक्त फोकस कर रहे हैं? बहुत अच्छा आपने, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखें, बहुत सारे ममालिक जिसमें कोविड आया है, लेकिन आपने देखना है कि दरामदात और बरामदात में आपका क्या फर्क है। आज जो हमारी जमीन जो थी वो सोना उगलती थी कपास की शक्ल में, और कपास की शक्ल में हमें डॉलर्स मिलते थे। आज वहां पे लोग कपास नहीं बीज रहे, गन्ना बीज रहे हैं। और उसके लिए जो चीनी माफिया जो कुछ उसने किया, जिनको इन्होंने एनआरओ दे दिया सबको ही, तो उसके हवाले से देखिए कि वो कपास का कभी भी आपको कपास नजर नहीं आ रही ना, कपास का डाउनफॉल रहा है, डाउनफॉल। और इवन आप देखिए ना, जो एक ज़राई कंट्री हो और वहां पे आप और उससे लिंक्ड आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रशिया से आप गंदम मंगवाएं, ब्राजील से आप चीनी मंगवाएं, और नुक्ताचीनी भी हम पे करें, तो ये तो नहीं हो सकता इस तरह से। मतलब ये कम से कम मैं समझता हूँ कि खुली आंखों से इनको जो है ना, ये बंद आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब वो, वही तो पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ख्वाब हो रही है आपको नींद में आते हैं। तो इनको चाहिए कि बेसिकली अगर इनके पास अल्लाह ताला ने, बल्कि जिस तरह से भी इनको मौका मिला है,
कुछ ना कुछ आम आदमी के लिए करे। आम आदमी तो मैं देखूं, मैं आप पेट्रोल पंप पे आप चला जाए, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, आपके पास गाड़ियों की माशाल्लाह, आपको देखेंगे अगर पहचान भी लेंगे, नेचुरली आप दोनों को पहचान लेंगे, तो कहेंगे बाजी इनसे कब जान छूट रही है, बाजी इनसे हमारी जान छूट रही है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो मुझे आप सर, आप हमारे आउटडोर एंकर्स से बात करिए, वो आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्टोरी लाजमी सुनाते हैं। और फिर मैं विद ड्यू अपॉलॉजी बात बढ़ जाएगी आगे, पता नहीं आप चल सकती कि नहीं, मैं बाद में आपसे एक बात करूंगा। बहुत सारे लोग खबरें दे दी हैं कि 10% तनख्वाह बढ़ रही है, खबरें वो दे रहे जिन्होंने खुद अपने मुलाजिमों की नहीं बढ़ाई। चले हम इस पे आपसे ब्रेक में बात कर लेते हैं, लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि हम नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन गए, खासतौर पर फूड आइटम्स। और फिर ज़राई मुल्क ना, बचपन से पढ़ते हम वो लोग हैं जो सारा कुछ, पंजाब खासतौर पे और सिंध खासतौर पे, जो हम लोगों को बाहर सप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज जो अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे फंड्स का और फंड्स एलोकेशन का, कि ये बड़ा मैटर करता है। पंजाब कह रहा है कि हम हेल्थ और एजुकेशन पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एमपीए फंड्स भी रख रहे हैं और ठीक ठाक रख रहे हैं, जिसमें आप एमपीए होने के बावजूद आपको कोई हिस्सा नहीं मिलना। ये तो आपको पता ही है कि ऑपोजिशन को आपने नहीं आपने भी नहीं दिया सर, ये तो आपने भी नहीं दिया था। मैं बताता सर, ऑपोजिशन उस वक्त भी बड़ा चीखती थी, मूली के एमपीएस को मिल जाता थे भी थोड़े से, तब भी नहीं दिया। छोटी सी बात, मिस्टर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स होते हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात, कि हमारी एक एमपी रही है शनीला रूथ, आप अभी मैंने आप उनसे पूछ ले कि मैंने उनको 5 साल अपने बजट में से हिस्सा दिया कि नहीं। आपने दिया ना, पंजाब का ओवरऑल बजट से नहीं मिला सर। आपको याद है कितना शोर मचा था। अभी जो फंड्स रखे गए हैं, इमरान खान साहब, देखिए इमरान खान ने आज तक जो कहा है उसी से यू टर्न इसने लिया है। एक वक्त था कि जब ये कहता था कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। खुशी हुई और आईएमएफ के पास भी चले गए। हम देख रहे थे कि कब खुदकुशी होगी, वो भी नहीं की। इवन लोगों ने खुदकुशियां करनी शुरू कर दी। अब दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा, ये करेगा, ये कहता था कि ये जो बल्दियाती हैं अपना नुमाइंदे, इनको बजट देना चाहिए। और अभी सिस्टम खत्म नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया और उसको भी लागू नहीं कर रहे। और 35 करोड़ हर एमपी को जो है उसको अलग दे दिया बीच डेवलपमेंट फंड, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर का जो डिस्क्रिशनरी फंड है वो अलग। जिस तरह से अपोजिशन होती है ना आपकी, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त अपोजिशन है, 45% ज्यादा आपकी सीट्स हैं पंजाब असेंबली में, तो 45% ज्यादा होने के साथ साथ शेडो गवर्नमेंट का एक तरीकाकार होता है। शेडो गवर्नमेंट आपकी भी होगी, आपने भी सोचा होगा कि किसका हल क्या है आपके मुताबिक। यहाँ पर जो दिया जा रहा है 369 सेहत के लिए, आप तालीम के लिए 424, उसके अलावा तरक्याती बजट जो है, फिर सेहत कार्ड के लिए 60 अरब रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो सारी कैटेगोरिकली अगर देखें चीज़ें, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके मुताबिक कहाँ पर क्या होना चाहिए था, गलती किधर है, ताकि वो मेंशन हो सके, गवर्नमेंट उसको देख सके। 2-3 बातें आपके टाइम को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, सेहत में जो मैं जब था हेल्थ मिनिस्टर था, उसके बाद दूसरे ख्वाजा साहबान आए हेल्थ मिनिस्टर, तो 22 जिलों में तो ऑलरेडी हम ये कार्ड दे चुके थे। हेल्थ जो कार्ड है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जिस मुल्क में म्यू हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी गार्ड एक औरत का ऑपरेशन कर देता है और वो मर जाती है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं समझता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा साहब ने ठीक कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड ऑपरेशन कर रहा है। मतलब आप किसी महज़ब मुल्क में ये सोच सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड किसी खातून का ऑपरेशन कर दे, तो शर्म से हमारे साथ झुके हैं। और पूरे वर्ल्ड में ये टेलीवाइज्ड हुआ है। तो जब ये हाल है और लोगों की बात है कि आपको ग्राउंड पे क्या मिल रहा है, कि आपको दवाई मिलती है, आप मेडिकल स्टोर पे जाके देखिए, अभी इन्होंने नया काम कर दिया कि जी जेनरिक नेम जो है उसके नाम से दवाई बेचेंगे, असली नाम वो दूसरा नहीं लिखेंगे। उसका क्या होगा कि आपने इजारादारी किसी और सेक्टर को दे दी, अब पैसा वो कमाएंगे और वो कहेंगे कि ये दवाई अच्छी है, हालांकि इस पे मना है, लेकिन इससे जल्दी और आपको आराम आ जाएगा। आम आदमी बेचारा क्या करता है, वो कहता है ठीक है जी मुझे ये दे दे। मतलब आपका बेसिक पॉइंट ये है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, वो चाहे रोजगार पैदा करने की मद में हो। एक मजदूर को रोटी जो है वो जैसे आपके दौर में 5 रुपए मिलती रही, वो 5 रुपए मिलनी चाहिए, जो अब 10 रुपए पर पहुंची मेरे ख्याल में अगर परचेजिंग पावर बेहतर कर देना, 5 की ना भी हो 10 की हो जाए, परचेजिंग पावर रोजगार पैदा कर देना। एग्जैक्टली, नहीं परचेजिंग पावर कैसे होगी जब हम सारे कुछ तो डेवलपमेंट से नहीं, मुझे इंडस्ट्री लगाएं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। पहली इंडस्ट्री बैठी हुई है, आप फैसलाबाद जाए, बल्कि कल आपका 24 का जो कैमरामैन था वो गली में इधर पुरानी नारगली की तरफ मैंने देखा उसको लोगों से पूछते हुए। ये नहीं कि ये लाहौर है, कोई एक सिंगल पर्सन ने नहीं कहा कि ये हमें इनसे कोई उम्मीद है। आप किसी से पूछें, आप अपने कैमरामैन से पूछे, ये जो सारे लोग बैठे इनसे पूछे क्या ये अपने घर का बजट बना सकते हैं? क्या अगर इनके माँ बाप बीमार हो, बच्चे बीमार हो, तो जिंदगी, तो जब तक ये ख्वाब जो दिए हैं ये ख्वाब नहीं पूरे होने, अब वक्त गुजर गया है। वो कहते हैं ना, इट इज नो यूज टू क्राइंग व्हेन, मतलब जो वक्त जब गुजर जाता है, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब तो खेत चुग गई है। अगले 7 साल भी यही बातें हैं, मतलब 2 साल ये बातें ही है ना। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगले साल भी यही बातें हैं। तो यही देखते हैं अभी होता क्या है। फिलहाल आज तो पंजाब का बजट पेश किया जाएगा और 15 जून
जून यानी कि कल सिंध का बजट भी पेश किया जाएगा। तो देखते हैं कि दोनों की डिवीजन जो है वो कैसे होती है। दो अलग अलग पार्टीज हैं, अपने अपने सूबे को क्या फायदा देती है। पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए। खलील सिंधु साहब आपका शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कुछ कोरोना की, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और कम हो रही है। 2.59% है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 34 अमवात हुई, जो कि एक बार फिर नंबर्स कम हैं। और अगर पॉजिटिव केसेस की बात करें तो वो भी 19 आए रिपोर्ट हुए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि ओवरऑल भी आपको एक अच्छी पिक्चर पेश हो रही है। बिल्कुल, एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी कोविड की वजह से उसका फ़ायदा हुआ। दूसरा एक बड़ा फ़ायदा वो ये हुआ कि लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स इट और अब लोग खुद पूछ कर सेंटर्स जा रहे हैं। वो चाहे आप गवर्नमेंट की सख्ती कह लीजिए, वो चाहे मीडिया अवेयरनेस कह लीजिए, कि जिस तरह से लोग अब कल ही की तारीख में 3,79,000 तकरीबन 4 लाख लोगों ने वैक्सीन लगाई है एक ही दिन के अंदर, और गवर्नमेंट उसको केटर कर भी रही है। इस पर हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नौशीन हामिद। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज अब कंट्रोल में है। पिछले दिनों फिर थोड़ा 3 पॉइंट प्लस पे चली गई थी, लेकिन अब 2.5 गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड हुई है। ये एक बड़ी अच्छी बात है और वैक्सीन के नंबर्स भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग वैक्सीन करा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये पिछले 2-4 महीनों में गवर्नमेंट ने अपनी कैपेसिटी जो बहुत बढ़ाया है। कहाँ तो शुरू में कुछ थाउजेंड्स में हमारी लगती थी, 1000, 1500, 2000 डेली वैक्सीन थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख के करीब है। और ये कैपेसिटी मजीद इंशाल्लाह ताला बढ़ाई जाएगी। 5 लाख तक का टारगेट है कि 5 लाख की कैपेसिटी इस वक्त हुकूमत के पास है कि हम इंशाल्लाह ताला 5 लाख पर डे लगा सकते हैं, और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वो मजीद उससे भी ज्यादा ऊपर जाएगी। तो इस वक्त नए वैक्सीनेशन सेंटर्स, मास वैक्सीनेशन सेंटर्स और इसका दायरा कार अब मजीद छोटे शहरों की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है। सही डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि दायरा कार बढ़ा रहे हैं, एक मामला जहां पर हमने देखा कि अपोजिशन ने भी तनकीद की कि जितना बजट में 1.1 बिलियन रखे गए इसके लिए कहा जा रहा है कि कम है। आपको क्या लग रहा है कि मजीद कैपेसिटी बढ़ सकती थी या ये ठीक है इतने पैसे? देखिए जी, इस वक्त की जरूरत के मुताबिक ये मैं समझती हूँ कि एम्पल अमाउंट है। मगर यहाँ पे मैं ये क्लैरिटी कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वैक्सीन के लिए जिस वक्त भी जितनी जरूरत पड़ेगी वो उस वक्त फौरी तौर पे जो है वो उनको मुहैया किया जाएगा। फंड्स की कमी की वजह से इंशाल्लाह ताला वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब तो इंशाल्लाह हमारे अपने मुल्क में भी NIH की कैपेसिटी जो है वो 30 लाख पर मंथ के हिसाब से कैंसिनो जो पाक वैक है वो भी प्रोड्यूस होगी। तो वैक्सीन की शॉर्टेज अब नहीं आएगी, और पैसे की वजह से तो बिल्कुल भी जो है वो कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वजह से इतना बड़ा नंबर केटर किया भी जा रहा है और कहीं से ये शिकायत नहीं आई कि उस सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई और लोगों को नहीं लगाई जा रही। तो ये बात आपके बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ पर हर वैक्सीन लग रही है, वो साइनोफार्म हो, वो साइनोवैक हो, एस्ट्राजेनेका हो, फिर फाइजर का भी आया कि एक मजदूर परसेंटेज, लेकिन वो यहाँ पर आई। अब ये कहिएगा कि दुनिया तकसीम नजर आ रही है। कोई भी ऐसी खबर आती है ना, आप यकीन जानिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चाहे फेक खबर हो या सही हो। अब दुनिया तकसीम ऐसे है कि कुछ खबरें आ रही थी कि साइनोफार्म लगाने वालों को सऊदी अरब नहीं जाने देंगे, साइनोवैक लगाने वालों को यूरोप नहीं जाने देंगे, एस्ट्राजेनेका वाले रूस नहीं जा सकते, फाइजर वाले चाइना नहीं जा सकते। कहां है वो ग्लोबल विलेज जहां पर एक्सेप्टेंस होना चाहिए? G7 में डिस्कस हुआ, WHO के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। जी देखिए, ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जो दुनिया में एक पोलराइजेशन है मुख्तलिफ सुपर पावर्स की और कुछ कंट्रीज की, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। वरना वैक्सीन सब इफेक्टिव हैं, सब काम कर रही हैं और सब ही जो है वो बिल्कुल ठीक है। उनको अप्रूवल्स भी मिले हुए हैं, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स भी सारे बड़े सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये इशू है और मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को और इन सारी जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं इनको मिलके बैठना पड़ेगा और इसके लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पर इस वक्त ये है कि किसी कंट्री ने भी किसी को आने से नहीं रोका। ट्रेवल हम कर सकते हैं मगर उसके लिए रिस्ट्रिक्शन, वैक्सीनेशन की रिस्ट्रिक्शन किसी जगह पर भी नहीं है।
आप अगर वैक्सीनेट हुए हुए या नहीं हुए हुए आप ट्रेवल कर सकते हैं। 2 कंडीशंस हैं, एक ये कि आपके पास अपना कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए, और दूसरा आप जिस कंट्री में भी जाएंगे वहां जाके आपको जो है वो लाजमी क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी तक किसी कंट्री ने भी किसी स्पेसिफिक वैक्सीन की डिमांड नहीं की है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अभी ये वाली वैक्सीन लगेगी तो आप आ सकते हैं। तो ऐसी कोई वैक्सीन के ऊपर तो कोई एतराज नहीं है ना, लोग फिर नहीं लगवाते हैं ये सोच करके अमेरिका मना कर रहा है, देखो चाइना मना कर रहा है, तो लोग नहीं लगवा रहे। नहीं जी, देखिए वैक्सीन तो लगवाना हमारी अपनी बेहतरी के लिए, हमारे अपने प्यारों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो ये तो एक कौमी फरीजा है जो कि हम सब ने अदा करना है और हम सब ने वैक्सीन लगवानी है। बिल्कुल। तो ये इसमें तो मेरे ख्याल है कोई 2 राय नहीं है कि वैक्सीन को हम अवॉइड करें। सही। डॉक्टर साहब आपने जैसा जिक्र किया, एक और मामला है, 1 अरब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का कहा है G7 ममालिक में, जिसमें USA, UK, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान मुआहदे हुए इनके कि हम 1 अरब वैक्सीन गरीब ममालिक में तकसीम करेंगे। वहीं पर चाइना ने कहा कि हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो मामला है इसमें पाकिस्तान के लिए क्या पोजीशन मुश्किल तो नहीं हो रही है कि यह एक्सेप्टेंस है सभी वैक्सीन के लिए? नहीं जी, इस वक्त तो देखिए हमारी, अगर आप पाकिस्तान की बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है जो कि ट्रेवल करती है, मेरा ख्याल है लेस देन 1% होगी जिनको ट्रैवलिंग की जरूरत पड़ती है, जो ओवरसीज हमारे लेबरर्स हैं या हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। पर हमने इस वक्त अपनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को देखना है जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है। तो इस वक्त जो भी वैक्सीन हमें मिलेगी हम वो इस्तेमाल करेंगे, और हमारा टारगेट ये है कि हमने 21 के दिसंबर तक 7 करोड़ आवाम को वैक्सीनेट करना है ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सके और फैलाव को रोक सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा आपने कहा कि 7 करोड़ आवाम को वैक्सीनेट करना है और अभी 1 करोड़ तकरीबन 10 लाख तक पहुंच गए हैं, लेकिन एक ऐसी आवाम भी है जिस तक मीडिया नहीं पहुंचता या उस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता, और अर्बन एरियाज में तो अवेयरनेस है लेकिन रूरल एरियाज में नहीं है और मानते भी नहीं है। तो उनको कैसे केटर किया जाएगा? कुछ सख्ती के ऐलानात हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे तजावीज़ आई थी पंजाब में कि हम सिम बंद कर देंगे, सिंध वालों ने सैलरीज रोकने की सख्ती कर दी। फेडरल लेवल पर या गवर्नमेंट लेवल पर इस तरह की कोई अनाउंसमेंट आने वाली है, कोई पॉलिसी ऐसी है? देखिए अभी फिलहाल तो आपने देखा है कि अब हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा जो जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं उनके ऊपर ये लाजमी करार दिए कि वो अपने अपने एम्प्लॉइज को, उनकी फैमिलीज को जो है वो अपने अदारों में वैक्सीनेट करवाएं। तो ये एक तरीके से तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको फैलाया जा रहा है। दूसरा ये तजवीज भी दी गई है कि हम लोग खुद लोगों के डोर स्टेप तक जाएं। जो लोग वैक्सीन करवाने सेंटर्स पे नहीं आ रहे, कुछ ऐसे मोबाइल सिस्टम बनाए जाएं कि लोगों तक, मोहल्लों तक खुद पहुंचा जाए। तो इंशाल्लाह ताला अभी तो ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पे मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूंगी कि बहुत ज्यादा रश है, लंबी क्यूज है, लोग खुद से आ रहे हैं। ये वाली पॉपुलेशन केटर हो जाएगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम लोग खुद लोगों के डोर स्टेप पे जाएंगे इंशाल्लाह। सही। डॉक्टर साहब जाते जाते अगर आपसे कमेंट्स ले लें हज के हवाले से, चूंकि पहले तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हज हो जाएगा इस साल, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि इस साल फिर से सिर्फ इंटरनल ही हज होगा। इसके पीछे कोई वाज़ेह वजह सामने आई है सिर्फ, या फिर वैक्सीन ही थी इशू? नहीं जी, इसमें देखिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं, और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिनको वैक्सीन भी लगी हुई हो और वो कैरियर नहीं हो सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी वो आपको खुद तो सिम्टम नहीं होंगे, आप खुद सीरियस डिजीज में नहीं मुब्तला होंगे, अल्लाह ताला उससे महफूज रखेगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर वंस आप वैक्सीनेट हो जाते हैं। मगर आप कैरियर बन सकते हैं कि आपको अगर इन्फेक्शन हुई है, आप खुद तो सिम्टम्स नहीं शो करेंगे। तो इसलिए क्योंकि अभी जब तक कोई वाज़ेह चीज नहीं आ जाती सामने, तो ये एक एहतियाती तदाबीर है कि मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया, मतलब आप कैरियर हो सकते हैं अगर आपने वैक्सीन लगवाई भी है। और इसी कॉशन के पेश नजर सऊदी अरब इस दफा हज करने वालों को इनवाइट नहीं कर रहा किसी भी कंट्री से। थैंक यू डॉक्टर नौशीन साहिबा। हमें एक ब्रेक लेनी है जी, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कुछ बजट की जो कि फेडरल बजट है, और बजट बराए 2021-22 हुकूमत ने शहरियों को मराद दी हैं, ये क्लेम किया है गवर्नमेंट ने, और ये भी कहा है कि ये बजट जो था वो आवाम फ्रेंडली था, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली था, वो कंज्यूमर फ्रेंडली था। और इसके साथ ये होगा कि अगर आप इंपोर्ट पॉलिसी को देखें, एक्सपोर्ट पॉलिसी को देखें तो उसमें बेहतरी आई है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि टैक्सेस जहाँ पर कम करने थे वहाँ पर किए हैं, इससे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी और एंड पे फ़ायदा होगा कंज्यूमर को। बिल्कुल, अब वो चाहे शहरी
घर बनाने को हो तैयार तो वो 5 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्जा ले सकते हैं। काश्तकार को 1.5 लाख रुपए बिना सूद कर्जा मिल सकता है। तो बहुत से कर्जों की स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई हैं। कम आमदनी वालों को अपने घर की तामीर 3 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी, जिसपे हमने बात भी की थी। न्यू हाउसिंग स्कीम शुरू की जा रही है। फिर इसके साथ साथ गाड़ियां कह रहे हैं कि सस्ती होंगी। अब मैं कह रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये अनाउंस तो हो गया, इम्प्लीमेंटेशन जब स्टार्ट होगा फिर इसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो ज्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। महंगी तो हमने तारीख में देखा है वो फौरन चीज हो जाती है, लेकिन सस्ती होने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये देखते हैं सेल्स टैक्स की शरह उन्होंने कम कर दी है, वो 12.5% कम करके 12.5% अब कर दी है, जो कि पहले 17 थी, अब 12.5 17 थी और अब 12.5 हो गई है। तो वैल्यू एडेड सर्विस खत्म कर दी है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। तो काफी सारे नंबर्स हैं जिसके हवाले से गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। रेमिटेंस की, डेवलपमेंट की बात की है, रेवेन्यू की, टैक्स की, एनएफसी की बात की कि हर चीज़ पर बेहतरी की गई है। कितनी बेहतरी हुई है? और जो अपोजिशन कहती है कि ये ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में तकरीबन 400 रुपये लगा दिए गए हैं, क्या इसमें हकीकत है या नहीं है? बात करेंगे हम शकीर रामे साहब से, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, हमें बताएंगे, हमें एजुकेट करेंगे किस तरह से ये मामला वो देखते हैं। शकीर रामे साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साइनॉप्सिस अगर करें फेडरल बजट का, कैसा देखा आपने इसको? देखिए, अगर तो एक लाइन में करें तो ये मुझे लगता है, जो कि हम देखें, लगता है ये बजट है कि जब गवर्नमेंट का लास्ट बजट होता है, जब इलेक्शन सर पे होते हैं, तो वो फिर इस तरह का बजट देता है कि जिसमें हर किसी को खुश करने की कोशिश की जाती है। अब जो कि हमने देखा है कि इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं कि जिसको ये बात कर रहे हैं कि हाउसिंग सेक्टर्स को हमने इम्प्रूव करना है। फिर उन्होंने किसानों के लिए कुछ सब्सिडी रखी है, फिर इन्होंने सेल्स टैक्स को कम किया है। मगर फंडामेंटल क्वेश्चन जो है कि वो अभी भी इधर ही है। अब बात यह है कि देखें, एक तरफ IMF हमें पुश कर रही है कि आपने अपने रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि वो हमें कह रहे थे कि टैक्सेस को बढ़ाएं या टैरिफ्स को बढ़ाएं, तो हमने वो उसको रेजिस्ट किया। हमने, पाकिस्तान ने उसको क्या कहते हैं कि अभी वो टैक्सेस या वो टैरिफ इस तरह नहीं बढ़ाए। मगर अब असल इशू ये है कि जो कि अब डिफरेंस देखते हैं रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर्स का, वो बहुत ज़्यादा है कि राउंड अबाउट 3 ट्रिलियन रुपीज़ से भी ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट उसको कहाँ से पूरा करेगी, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। बजट दे देना, यानी कि जिस तरह अभी आपकी साथी होस्ट कह रही थी कि देखना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। अब ये बहुत बड़ा एक डाउंटिंग चैलेंज होगा। एक तरफ हमने रेवेन्यू बढ़ाना है और दूसरी तरफ लोगों को हमने रिलीफ देना है, और तीसरा हमने ग्रोथ को सस्टेन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा उसने अनाउंस किया कि 4.8% वो सस्टेन करना चाहते हैं। अब इसमें नज़र रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी सारी मुश्किलात होंगी। एक तो ये है कि जब रेवेन्यू उस तरह नहीं बढ़ पाएगा तो फिर आपको ज़ाहिर बात है कर्जों की तरफ जाना पड़ेगा अपना बिजनेस रन करने के लिए गवर्नमेंट को। जब कर्जों की तरफ जाएंगे तो IMF जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो फिर कहें कि जनाब आप तो हमारी बात नहीं सुनते हैं, आपने टैक्सेस नहीं बढ़ाए जिस तरह बात नहीं की, तो हम आपकी बात क्यों सुने, हम आपको कर्जे नहीं देते। तो फिर गवर्नमेंट को तो यानी कि अपने जो कि रिवीजन की तरफ जाना पड़ेगा। अब जो दूसरी अहम चीज़ है इसमें जो देखने वाली है, हमें एक कंस्ट्रक्शन में अच्छी बात है कि वहाँ से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी, मगर बाकी जो कि इन्होंने सब्सिडी की हुई है, मसलन एहसास प्रोग्राम है या इस तरह प्रोग्राम, ये बात मुझे समझ नहीं आती है कि ये मुफ्त में पैसा क्यों बांटते हैं। आप देखें, आपने उन लोगों की हेल्प करें कि जो काम करने के काबिल नहीं है, जो काम करने के काबिल है उनको काम करना है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि लॉन्ग रन में आपके बजट पे जो है कि वो उसका बर्डन कम होगा। दूसरा ये होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो डेफिनेटली वहाँ से आपको टैक्स भी मिलेगा। जब टैक्स मिलेगा तो आपको टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की भी यानी कि आपको उम्मीद नजर आएगी। उम्मीद नहीं, यकीनी तौर पर वो भी बढ़ेगा। मगर जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने जो सारा का सारा जोर रखा हुआ है, इस दफ़ा इन्होंने यही कह रहे हैं बाकी मिडल मैन हर चीज़ का जिम्मेदार है। मुझे समझ नहीं आता कि ये मिडिल मैन का रोल की स्टडी किसने किया है। अब देखिए, जो मिडिल मैन होता है वो क्या कहते हैं, फार्मर के लिए उसके मल्टीपल रोल्स हैं। अगर यानी कि शायद हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि किस तरह वो उनको क्रेडिट देता है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी। दूसरी चीज ये है कि देखें, फार्मर जो है कि वो मिडिल मैन जो है कि फार्मर के लिए वो एक मार्केटिंग एजेंट भी है, क्योंकि जो फार्मर है अपनी चीज को मार्केट तक नहीं ले जा सकता। बिल्कुल सही। अब उसके लिए किसी बंदे की जरूरत होती है जो मार्केट में लेके जाए। और आपको ये भी बड़ा अच्छी तरह से पता है कि फार्मर्स की जो मोस्टली चीजें होती हैं वो पेरिशेबल होती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। और सब्जियां देखें या फ्रूट देखें या दूध देखें, इस तरह चीजें देखें, स्टोर भी करना है, ये तो आप देखें ना बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अब इसके लिए वो लेके जाता है, मिडिल मैन को एंगेज करता है जो उसके प्रॉपर तरीके से जाकर बेचता है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है जी, हम इसको रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे? मैं एक देख रहा था कि गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल कह रहे थे
जनाब जो फार्मर है वो स्टोर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से कर्जा ले ले। मुझे तो ये सारी चीज़ अब ऐसे लगना शुरू हो गया कि आप एक जो कि ऑलरेडी मिडिल मैन है उसको कॉर्पोरेट मिडिल मैन से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए याद रखें जो इंडिया में भी पिछले 7-8 माह से हो रहा है, वहां भी यही बात हुई थी। उन्होंने कहा जनाब कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो देखें अब क्या हो रहा है, 8 माह से उनका किसान जो है सड़कों पे बैठा हुआ है। ये कोई कहने यानी कि आप उससे सबक सीख सकते हैं। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर को आप प्रमोट करें, मगर उसके लिए क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके थ्रू लेके जाएं, उनको उस तरह एंगेज करें, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर। और अगर आपने यानी कि आप कहते हैं कि आपने रिलीफ देना है, अब बात कर रहे हैं कि इसकी प्राइसेस की भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आप यानी कि लोगों को क्या कहते हैं ब्लैंकेट सब्सिडी देते हैं, आपको वो खत्म करनी पड़ेगी, आपको टारगेटेड सब्सिडी में जाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं शकील रामी साहब। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि चैरिटी रिलीफ प्रोग्राम्स कम होने चाहिए और लोगों को एम्पावर करने वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आप ये भी तो देखिए इस बजट में बहुत से कर्जा स्कीमें अनाउंस की, वो चाहे काश्तकार के लिए हो, कम आमदनी वालों के लिए हो, नौजवान तबके के लिए हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट केटर तो कर रही है कि आप गवर्नमेंट से कर्जा लें और अपनी चीज शुरू करें, खुद एंटरप्रेन्योर बने, खुद कुव्वत खरीद अपनी बिल्टअप करें। आपने बिल्कुल सही फरमाया, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, मगर बात यह है कि हमें अपनी सोसाइटी को देख के चलना है। नंबर 1, मैं आपको एक एक करके बात बताता हूँ अभी। जो कि मोस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान के लोग हैं वो कर्ज नहीं लेते। रीजन क्या है? वो सूद की वजह से। इस सब अच्छा किया गवर्नमेंट ने बिला सूद भी कुछ कर्ज देने शुरू किए हैं, मगर अभी भी जो मेजॉरिटी के सूद हैं जन कर्ज हैं वो सूद पर है, और वो उसको लोग जो है कि उसको अवॉइड करते हैं, यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इस्लाम में हराम है, तो वो लोग सूद पे नहीं जाते। अब दूसरी चीज जो आप हम बात कर रहे थे चैरिटेबल, देखें आप एक तरफ पैसे को इस तरह कहते हैं जी हमने इसको यानी कि बिला सूद कर्ज नहीं दे सकते, हमारे रिसोर्सेज नहीं है। दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं चैरिटी पे आप इतना पैसा लगा देते हैं, आप उसी को रीडायरेक्ट करें। मतलब जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बात की थी, इनका जो भी देखें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी इकोनॉमी को बिल्ड करती हैं, लाजमी नहीं होता कि आप डायरेक्ट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में शामिल हो जाएं। बिल्कुल सही। अब देखें जब गवर्नमेंट ने जब आई थी तो उन्होंने बात की थी हम लोगों को बकरियां देंगे, हम मुर्गियां देंगे, चिकन यानी कि इस तरह की चीजें देंगे। ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव थे जो कि स्मॉल लोगों के छोटे लेवल पे लोगों की बड़ी हेल्प कर सकते थे। अब देखें जो सबसे ज्यादा इस वक्त यानी कि इन्फ्लेशन नजर आती है फूड में, वो चिकन और एग्स में नजर आती है। अगर यही स्कीम चल रही होती तो एक तरफ प्राइसेस भी कंट्रोल होती, दूसरी तरफ लोगों के क्या कहते हैं उनके रोजगार पैदा हो चुका होता, लेकिन रामी साहब लोगों का रोजगार भी पैदा हो चुका होता। अब इस तरह इस यानी कि मैं कहने की बात कर रहा हूँ, देखिए आपको अपने रिसोर्सेज को वाइजली और लॉन्ग टर्म देख के इस्तेमाल करना है, ताकि देखें अभी हमारे पास रिसोर्सेज बड़े स्केर्स हैं। ये कह देना बजट में कि हम ये भी कर दें वो भी कर दें, बड़ी अच्छी बात है, मगर अभी जब इसको आप डेफिसिट देखेंगे, इसका डिफरेंस देखें एक्सपेंडिचर्स का और इसका एक रेवेन्यू का, तो 3 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर का बनता है ऑलमोस्ट। बिल्कुल सही। रामी साहब आप जिक्र कर रहे हैं डेफिसिट की बात कर रहे हैं आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहा जा रहा है कि 3,990 जो अरब रुपए हैं वो डेफिसिट कंट्रोल ऐसे करने के जी कि खालिस बैरूनी मालियातकारी से 1246 और मुल्की मालियातकारी की मद में 2492 और फिर निजकारी की मद में 252 अरब रुपये। ये जो कैटेगोरिकली बताया गया है कि हमने डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करना है, ये कैसे मुमकिन होगा? ये है क्या, किस तरह से इसको किया जाता है? देखें पहली बात शुरू करते हैं प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन कभी मसले का हल नहीं हुआ, मगर गवर्नमेंट को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ चलते जाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होता जाता है, वो आपसे और कंसेशंस मांगता है कि टैक्स कम करें, ये करें, कम करें, नहीं तो दुनिया में ये हो रहा है, मैं उस मुल्क में जा रहा हूँ। ये आपने बड़ी प्रैक्टिस आपने देख चुके हैं, यानी कि ये हो रहा है। आप इसको देखो, दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं वो यूएसए है। अब कोविड-19 आया तो उनको $2 ट्रिलियन के जो क्या कहते हैं कि डॉलर पब्लिश करने पड़े, प्रिंट करने पड़े। क्या पाकिस्तान में ये सकत है कि इस तरह के अब क्राइसिस हो तो वैसे भी कि पाकिस्तान नोट प्रिंट कर सके? पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से बात समझ लेनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन मसले का हल नहीं बल्कि ये मजीद मसाइल क्रिएट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके यानी कि रेवेन्यू के चांसेस कम होते जाएंगे, आपके लिए आपकी डिपेंडेंस जो है प्राइवेट सेक्टर पे बढ़ती जाएगी। एक दूसरी चीज बड़ी कॉमन सी बात है, एक सेक्टर आप कहते हैं कि वो नुकसान दे रहा है, वो नुकसान में ही रहेगा। मुझे कोई ये बात समझा दे उसमें कोई अरबों रुपया प्राइवेट बंदा क्यों खरीदेगा? यानी कि एक चीज है कि जो आपको पता है कि नुकसान में ही रहेगी या नुकसान दे रही है, कोई प्राइवेट बंदा क्यों अरबों रुपया लगा के वो चीज खरीदे?
इसका मतलब है उसमें पोटेंशियल है, प्रॉब्लम कहीं और है जिसको आप हल नहीं कर पा रहे और आप जान छुड़ाने के चक्कर में उसको कहते हैं इसको प्राइवेट कर दो। ये मसले का हल नहीं है। और देखें जो आप बात कर रहे हैं 252 बिलियन रुपीस की जो बात कर रहे हैं कि जो उससे मिलेंगे, अब ये बताएं उन पे जो लाइबिलिटीज हैं उन एंटिटीज पे जो जितनी भी ये जो बात कर रहे हैं उन पे लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो उनको वहां से आपने यानी कि वर्कर्स को फारग करना है, उनको गोल्डन हैंड शेक देना है, बहुत सारी चीजें करनी है, वो रुपया कहाँ से आएगा? आप यही 250 बिलियन से लेकिन जो बाकी पॉलिसी है उस बारे में क्या कहेंगे, वो जो बाकी मालियातकारी के थ्रू? देखिए जब आप देखें ना कि इन्वेस्टमेंट अगर लेके आने की कोशिश करते हैं तो वो एक अच्छी बात है। रिमिटेंसेस को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो रिमिटेंसेस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये भी एक यानी कि ठीक है हमारा रिमिटेंसेस बढ़ रहा है और इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का बहुत बड़ा हाथ है जी। अब मुझे जो यहाँ पे जिस तरह आपकी साथी भी कह रही थी, कहने की बातें हैं, जब होगा तब देखेंगे। अब जब आप देखें डोमेस्टिक से भी अगर आपने पैसा जनरेट करना है उसके लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट बिल्कुल सही कह रहे हैं रामी साहब। आप एक चीज मैं आखिरी बात कहूंगा, आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की कि 5 लाख और 20 लाख के पैसे देंगे ये घर बनाने के लिए। अब देखें क्या जिस बंदे के पास प्लाट होगा वही ये घर बना सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गरीब लोग। ये एक खास सेक्टर है जिसको अकोमोडेट किया जाएगा और यही बात ऑपोजिशन भी कह रही है। जाते जाते मैं आपसे एक चीज की क्लियरेंस चाहूंगी, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हमने टैक्सेस जो हैं वो कम कर दिए, खत्म कर दिए और किए भी हैं। विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से देख लें, वैल्यू एडेड टैक्स देख लें और इंपोर्ट के ऊपर भी मुख्तलिफ चीजों पर। अब ये कहिएगा कि ऑपोजिशन कह रही है करीबन 4 अरब के इनडायरेक्ट टैक्स लगे हैं, 400 अरब के, और उसके साथ साथ फिर ये भी कह रही है कि आप देखिए ये बजट या तो रिवाइज होगा या मिनी बजट आएगा जिसका आवाम को पता भी नहीं लगेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए ये अपोजिशन की कुछ बातें जो हम अभी सुन रहे हैं, तो हमारा मसला पता ये है मोस्टली हम बजट को पूरा पढ़ते नहीं है, हम ऊपर से उठाते हैं चीजें और डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो बजट है चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, वो इसको सीरियसली कोई डॉक्यूमेंट समझ के पढ़ती ही नहीं है। अगर उन्होंने यानी कि देखें अभी मैं इस डॉक्यूमेंट को देख रहा हूँ, मुझे जैसी जैसी चीजें नजर आएंगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर उनको ये चीजें नजर आ रही हैं कि ये चीजें हुई हैं तो उनको अल्टरनेटिव प्लान्स होने चाहिए और मिनी बजट नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है शकील रामी साहब और आपने बजट के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। That I've had with media and with other diplomats all over, because I actually believe in this. The ambassador mentioned the recently convened ulama meeting in Saudi Arabia. Ulama of Afghanistan and Pakistan participated in that, and there was a declaration. And the declaration supported negotiations and condemned violence. And they did the right thing. They did the right thing. And this is what I expect from any enlightened alim, you know, who has an eye on the situation in the region. I am glad that the ambassador of Afghanistan has acknowledged the usefulness of this mechanism called APAPS that we negotiated for months, and today we have this mechanism in place. शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे। एक अहम कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो ताल्लुकात हैं और आइंदा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल होगी, इस पर वो खिताब कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। PSA 6 के बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस जारी हैं। कल भी 2 मैचेस हुए जिसमें इस्लामाबाद लाहौर और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मैच हुआ। इस्लामाबाद और लाहौर में कल लाहौर को शिकस्त हो गई और ऐसा लगा कि थोड़ा सा बैटिंग जो है ऑफ कलर नजर आई है, तभी 28 रन से हार का सामना हुआ लाहौर को। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 153 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की टीम 124 रन पर ढेर हो गई और यूं उन्हें 28 रन से शिकस्त हुई। अबूधाबी में ये मैच खेला जा रहा है जी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और हम उस दिन ये डिस्कस कर रहे थे और हमारे एक एनालिस्ट ये कह भी रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज करने में हमेशा पीछे रह जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग उसकी जाए तो वो अच्छा खेल जाते हैं। सो अभी यही हुआ कि फर्स्ट बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की और लाहौर जो टॉप पर जा रहा है इस वक्त
टेबल के ऊपर लाहौर की टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। मतलब कोई बात नहीं, अगर मेरी टीम एक मैच तो फिर हार जाते हैं, ऐसा तो हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ओवरऑल देखा जाए तो आसिफ और इफ्तिखार ने छठी विकेट पर 123 रन की पार्टनरशिप भी बनाई थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट्स के नुकसान पर 152 रन बनाए। तो वहीं पर ऐसे लगा कि जो कि आप भी बात कर रही थी कि इस्लामाबाद जो थी वो स्ट्रॉन्ग नजर आई, 152 करके बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए कि यहाँ पर हम लोग मैच जीत सकते हैं। और मैच के दौरान भी बात भी वो करते रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी रिसेंटली हार कर आई थी और बहुत बुरी तरह हार कर आई थी। तो उनका एक जो था ना कि उन्होंने एक इम्पैक्ट बनाना था और अपनी जगह भी बनानी थी, तो ये मैच जीतना उनके लिए बहुत जरूरी था। और लाहौर कलंदर अब आगे क्या करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि लाहौर कलंदर की एक रवायत चली आती है, या जीत रही है तो फिर जीतती चली जाती है, हारती है तो हारती। लाहौर कलंदर्स के फाइनल जो 4 मैचेस होंगे उनमें तो अपनी पोजीशन बना लेगी। अब वहां पर सुहेल अख्तर और बाकी जो टीम मेंबरान हैं उन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन ऑफ कलर जैसे मैंने पहले कहा नजर आए। तो इस्लामाबाद की जानिब से मोहम्मद मूसा ने जब 3 विकेट्स लिए, फवाद अहमद और शादाब ने भी 2-2 विकेट्स ली, तो फिर इस्लामाबाद जो है उसमें ये हमने देखा कि इस्लामाबाद ये मैच हार गया। तो अब ये एक मैच जिसके बारे में हमने आपको बताया है, वहीं पर दूसरे मैच पर अगर बताएं पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स में, तो पेशावर ज़ल्मी ने ये जो मैच वहाँ 166 बनाए 7 विकेट्स पर, मुल्तान सुल्तान ने मैच जीत लिया 2 विकेट्स के नुकसान पर। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा क्योंकि ये कल डबल हेडर मैच था और डबल हेडर मैच में दूसरा मैच जो है वो इनका था। और मुल्तान सुल्तान्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही है जी, लेकिन उस तरह से नहीं स्मूथली जा रही है, वापस कम बैक कर रही है, वापस कम बैक कर रही है। एग्जैक्टली। तो मुल्तान सुल्तान ने जी बड़ी 8 विकेट से बड़े कॉम्प्रिहेंसिव विन है, 16.3 में इन्होंने ये जीत हासिल की। ओवरऑल अच्छा मैच था, मुल्तान सुल्तान के नाम ये जीत हुई है। इसके साथ साथ अब देखते हैं आज के जो होने वाले मैचेस हैं उनमें कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है। बिल्कुल सही, लेकिन मैच इंटरेस्ट जो है वो बरकरार है और लोग जैसे कहते हैं ना जुड़े हुए हैं टीवीज के साथ और वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप आगे जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन शायकीन जो है वो इसको काफी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब आज इस्लामाबाद और कराची के मामले मैच होगा, तो लेट्स होप कि एक शानदार मैच हो। Who do you think is going to win? आज आपको कौन लगता है? मुझे लग रहा है कि कराची इसमें स्ट्रॉन्ग नजर आएगी क्योंकि कराची की टीम में बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बड़ी जबरदस्त हैं। तो लेट्स होप कि ये मैच अच्छा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ हम जो है वो वाउच 365 का मेंबरशिप कार्ड आप विन कर सकते हैं, जिससे आप डिफरेंट ब्रांड्स पर बाय 1 गेट 1 फ्री या मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो डिस्काउंट आपको दिया जाता है। कहीं पर 50% भी है, कहीं पर 70% भी है। वाउच के ऊपर 6000 प्लस ब्रांड्स हैं जो इसके साथ लिंक्ड हैं और 15,000 तक कूपन्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं डिस्काउंट और मुख्तलिफ पैकेजेस की मद में। बिल्कुल। तो जो ब्रांड्स हैं उनमें आपको जैसे कि हमने पहले ही बताया था, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, सिनेमन, रमादा प्लाजा, पर कॉन्टिनेंट होटल, मूवन पिक, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 15,000 जो कूपन्स होंगे तो 6,000 ब्रांड्स भी इसमें शामिल हैं जो कि 6,000 से ज़ायद हैं। तो शॉपिंग करनी हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, ऑफर्स बड़ी शानदार हैं। इसका हल ये है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कार्ड आपको मिलेगा, उस कार्ड का इस्तेमाल करें। वो कार्ड कैसे मिलना है आपको एक तरीका है, बड़ा आसान तरीका है जी। फेसबुक पेज पर जाइए, हमारी तरफ से एक सवाल पोस्ट किया गया होगा आसान सा, उसका जवाब अगर आप ठीक देंगे तो ये वाउच 365 का कार्ड आपका होगा। और आज का सवाल ये है, मुल्तान सुल्तान जो कल जीती है उसमें मैन ऑफ द मैच किसको करार दिया गया था? और मजे की बात यह है कि आज हमने ये नहीं बताया अभी तक, तो यू हैव टू फिगर इट आउट। आपको देखना होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आपको पता लग सकता है। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको फौरन ये मिल सकता है, और अगर आपको मैच का शौक भी है तो तभी भी आपको ये मिल जाएगा फौरन। और ये ओवरऑल जो वाउच 365 है, ये एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करें क्योंकि मैंने भी इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो ओवरऑल इसमें हमने एक चीज़ देखी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। लोगों को भी इसका इत्तेबा जब मालूम होगा, इसका ज़्यादा अवेयरनेस आएगी तो लोग देखेंगे कि बहुत से अदर जो ऑप्शन हैं उनमें से ये बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक तो ब्रांड्स भी हैं और जो ऑफर्स हैं वो भी बड़ी शानदार हैं। बिल्कुल, बड़ी शानदार ऑफर्स हैं जी जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। और अगली खबर ये है जी कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 या $1 अरब के आलमी फंड का ऐलान कर दिया गया है। बड़ा ज़बरदस्त ये फंडिंग है जी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर से 2026 तक पोलियो के खात्मे, मुकम्मल खात्मे का अदा किया गया है। टारगेट बनाया गया 2026 और मुख्तस करदा आलमी फंड्स का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही दिया जाएगा क्योंकि यही दो ममालिक अब बच गए हैं जिनमें अभी भी पोलियो केसेस सामने आते हैं। तो अगर ये 2 ममालिक में ही इसको पोलियो ख़त्म किया जाए तो ओवरऑल आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखेंगे जो कि दुनिया भर में इंशाल्लाह फिर पोलियो जल्द मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। और पोलियो के खात्मे से मुतालिक हुकूमतों, गैर सरकारी और सेहत की तंजीमों का मुश्तरका एक प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। तो अल्लाह करे जी ये प्रोग्राम कामयाब हो, हर शख्स, हर बच्चा वैक्सीनेट हो और पोलियो का दुनिया से खात्मा हो जाए। इंशाल्लाह। यहीं पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून के अतिये का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हर साल बहुत से लाखों अफराद जो हैं उनको इस खून के अतिये की ज़रूरत होती है। अगर स्पेसिफिकली सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अंदाज़न 32 लाख खून की बोतलें हर साल चाहिए होती हैं, लेकिन मिलती कितनी हैं? 18 लाख के करीब। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है कि खून अतिया करना कितना ज़रूरी है। अवेयरनेस भी नहीं है और कल्चर भी नहीं है कि आप एवरी नाउ एंड देन अपने खून का अतिया करें। अब ये सिर्फ ट्रॉमा या एक्सीडेंटेड केसेस या सर्जरीज के दौरान ही ब्लड नहीं चाहिए होता। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको परमानेंट हर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ब्लड लगता है। उसमें आप थैलेसीमिया ले लीजिए, उसमें आप लुकीमिया ले लीजिए, जिनके इलाज ही इस चीज़ के ऊपर बेस करते हैं। अब मुरझाए चेहरों पर बच्चे खास तौर पर जो थैलेसीमिया का शिकार होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको फ्रेश ब्लड नहीं मिलता है। आलमी दिन की मुनासिबत से आज दुनिया भर में सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होंगी और पाकिस्तान में भी रैलीज निकाली जाएंगी ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि खून के अतिया देना कितना ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज पंजाब लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब आज के दिन के हवाले से जो कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, खून के अतिया का आलमी दिन है, आज के दिन की कितनी अहमियत है दुनिया भर में खून का अतिया करना, इसकी अवेयरनेस, इस बारे में लोगों की आगाही होना कितना ज़रूरी है? जैसा कि आप लोगों ने भी जिक्र किया कि खून की अशद ज़रूरत होती है थैलासीमिया के पेशेंट्स को, और बाकी जो कि हमारे रोड साइड एक्सीडेंट्स या सर्जरीज होती है उनमें ब्लड की अशद जरूरत पड़ जाती है। फीमेल में जब प्रेगनेंसी के कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है और हमारे पास इतना वाफर ब्लड नहीं होता। उसकी वजह यही है कि हमारी आवाम मोटिवेटेड नहीं है। हमें मोटिवेट करने की जरूरत है। ये दिन साल में एक दफा मनाया जाता है। मैं तो कहता हूँ एवरी डे ये दिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन की इम्पोर्टेंस, अफादियत आप लोगों के सामने है कि ब्लड देना कितना, ब्लड होना कितना इम्पोर्टेंट है। और जब कोई पेशेंट ब्लड ना होने की वजह से खुदा न खासा एक्सपायर करता है तो कितनी दुख और तकलीफ की बात होती है। जबकि जो डोनर है जिसने ब्लड देना है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उसके जिस्म में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। इनफैक्ट उसके लिए हेल्दी है कि अगर वो ब्लड डोनेट करे, रेगुलरली डोनेट करे। स्पेशली यंग लोग, हमारी यूथ आगे आए और ब्लड डोनेशन दे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ कि इसमें आपका मेडिकल चेकअप भी हो जाता है। बहुत सारे टेस्ट आपके किए जाते हैं जिससे आप में छुपी हुई किसी बीमारी का पता चलता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम पेशेंट को, डोनर को आते ही हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स रेट, और फिर 5 कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV से एड्स कहते हैं, सिफिलिस एंड मलेरिया, उसके टेस्ट किए जाते हैं। जी जी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वी हैव पास्ड अनदर स्टेप टुवर्ड्स द इनोवेशन कि हमने दुनिया के लेवल के ऊपर आके, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे आके हमने क्लाया सिस्टम स्टार्ट किया फॉर द स्क्रीनिंग मेथड, जिसमें मिनिमाइज कर दिया चांसेस को, एरर चांसेस को। और हम पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में, पंजाब में इसलिए मैं जिक्र करूंगा बिकॉज हम पंजाब में हैं और हम पंजाब में ये सिस्टम को ला रहे हैं जिसमें रीजनल ब्लड सेंटर का एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जिसमें ब्लड विल बी स्टोर्ड फ्रॉम वॉलंटरी डोनर्स एंड विल बी केप्ट फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। हम इसको एक पूल बना के ताकि जिस वक्त जब जितना चाहे ब्लड किसी भी जगह पर वो प्रोवाइड किया जा सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये अवेयरनेस और ये तमाम सिस्टम डेवलप करना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन आप जनरली क्या देखते हैं, लोग क्यों रिलक्टेंट होते हैं खून का अतिया देने में, क्यों नहीं इस तरफ आते? क्या मिथ्स हैं लोगों के जहन में? लैक ऑफ एजुकेशन, इनफैक्ट व्हाट आई विल से, मैंने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में जब कैंप्स अरेंज किए तो तब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स में जो कि गूगल करते हैं, जो इंटरनेट को देखते हैं, और वो पढ़ने के बाद जब वॉलंटरली आते हैं, और मैंने देखा कि जॉब दर जॉब बड़े शौक से स्टूडेंट्स ने ब्लड डोनेट किए। हमारे जो आम पब्लिक है उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारे इदारों का काम है, मीडिया का काम है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। और इनफैक्ट आज का दिन ये अवेयरनेस के लिए है, एंड स्पेशली उन लोगों को जो कि इस काम में आगे आते हैं, ब्लड देते हैं, उनको सैल्यूट करने का है, उनको अप्रिशिएट करने का है, ताकि वो एनकरेज हों और मैस कम्युनिटी में जाके, लोगों में जाके, अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने दोस्तों, अजीज़ो अकारब में जाके इस चीज को अवेयरनेस क्रिएट करें, उजागर करें कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता। और ताकि लोग
ज्यादा से ज्यादा आए और खून का अतिया दें और इंसानियत की जो बीमार इंसानियत है उसको बचाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि कौन ऐसे अफराद हो सकते हैं जिनको खून नहीं देना चाहिए, या इसके अलावा एहतियाती तदाबीर अगर कुछ बता सकें खून देने के लिए, खून अतिया करने के लिए। 18 साल से कम उम्र के लोगों को खून नहीं देना चाहिए एंड प्रेफरेबली 50 प्लस को खून नहीं देना चाहिए, जबकि 60 तक हम ले सकते हैं। और उन लोगों को खून नहीं देना चाहिए जिनको कोई वायरल इन्फेक्शन, डिजीज, हेपेटाइटिस हो चुका हो, जिसे हम जरकान कहते हैं आप लफ्जों में, या जिनकी हीमोग्लोबिन कम हो, या जो कि किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन के ऊपर हो, या वो लोग जिनको फौरी तौर पर बुखार हो, और या जो मलेरिया के शिकार हो चुके हो पहले। और भी बहुत सी चीजें हैं, ऐसी चीजें जो कि हमारे बहुत सी हमने आज अवेयरनेस में लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये लोग खून का अतिया दे सकते हैं और ये लोग नहीं दे सकते। तो मेरा तो ये मशवरा है कि जो यंग हैं, हेल्दी हैं, और मेरी अपील है तमाम पब्लिक से, आम लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से भी, और उन लोगों से कि पढ़े लिखे लोगों का फर्ज बनता है कि अपने इलाके में जाके लोगों को टीच करें, लोगों को गाइड करें। हमारा फर्ज भी बनता है कि आइए और ब्लड दीजिए। आपके एक ब्लड देने से 3 लोगों की जान बचती है। एक तो होल ब्लड लग सकता है, कंपोनेंट्स लग सकते हैं जिसमें सेल जो जिससे हम कहते हैं पैक सेल्स लग सकते हैं, प्लाज्मा लग सकता है, प्लेटलेट्स लग सकते हैं। तो इन चीजों के लिए आगे आइए और ब्लड दीजिए, दुखी इंसानियत खिदमत कीजिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये कह दीजिएगा कि कितने अरसे के बाद ब्लड देना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को, क्योंकि ये कहा जाता है और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ब्लड देना आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपका अपना जो ब्लड मेकिंग पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है, आपका जिगर हो गया, बाकी चीजें हो गई, वो एक तरह से रिफ्रेश का बटन भी दब जाता है। तो कितने अरसे बाद ब्लड देना चाहिए? 3 to 4 मंथ्स के गैप पर एक यंग आदमी को, एक हेल्दी एडल्ट को ब्लड दे देना चाहिए, 3 से 4 महीने के गैप के ऊपर। सही, ठीक है डॉक्टर साहब। उस अरसे में हमारे आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल रीजनरेट हो जाते हैं। जी जी सही। उनकी लाइफ भी इतनी है। और जी जैसे आपने कहा 4 महीने के बाद खून देना चाहिए, अपने अच्छी एहतियात बताइए। इसके अलावा अगर आप ये बता सकें कि ऐसी कोई ख़ास एहतियात जो खून देने से पहले आपको करनी चाहिए और उसके बाद, क्योंकि लोग ये भी देखते हैं कि क्या एहतियाती तदाबीर होने चाहिए अतिया करने से पहले, SOPs एग्जैक्टली। SOPs ये होने चाहिए कि जब डोनर हमारे पास आता है हम उसको प्रॉपर्ली फिजिकली एग्जामिन करते हैं, उसके सारे टेस्ट देखते हैं। ही शुड बी फिट टू डोनेट ब्लड। फिट से मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए, उसकी अपनी कंसेंट होनी चाहिए, या और इस काबिल हो कि वो कंसेंट दे सके कि मैं ब्लड देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब हम उसके सारे फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, तो उस वक्त भी हम रूल आउट कर लेते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम देखते हैं कि डोनर पेल है, वीक है, या उसको कोई प्रॉब्लम लग रही है, या किसी पेन एग्नी में है, तो हम उसका ब्लड नहीं लेते। और दूसरी बात ये कि ड्यूरिंग ब्लड, जब ब्लड का प्रोसेस हो रहा होता है, जब ब्लड ले रहे होते हैं डोनर से, हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई वीकनेस तो नहीं हो रही, कोई हाइपोटेंशन या किसी ऐसी बात में तो नहीं जा रहा बच्चा, यंग आदमी। तो हम उस चीजों को भी मॉनिटर नोट कर रहे होते हैं, और हम उसका हिस्ट्री फॉर्म एक फिल करते हैं जिसमें तमाम उसकी चीजें लिखी जाती हैं कि उसको कोई पहले बीमारी ना हुई हो, उसके खानदान में कोई बीमारी ना हो, उसने पहले ब्लड दिया हो तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई रिएक्शन ना हुआ हो। ये तमाम चीजें हम डॉक्यूमेंट करने के बाद डोनर का ब्लड लेते हैं। बिल्कुल सही। और ये एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिससे दोनों साइड्स को मेक श्योर किया जाता है कि वो हेल्दी रहे, ब्लड देने वाला भी और जिसको लग भी रहा है। डॉक्टर साहब जाते जाते एक चीज़ ये बताइएगा कि जो पंजाब का ये ब्लड बैंक है, ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज है, इसमें ज्यादातर कमी कौन से ब्लड ग्रुप की होती है? मतलब एक होता है ना कि एक परसेंटेज रहती है जो आपने सिस्टम में डिफाइन किया होता है। इनफैक्ट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन AB नेगेटिव ब्लड जो होते हैं या O नेगेटिव ब्लड जो होता है, ये कम मिकदार में होते हैं। जनरली देखा गया, जब हमारे पास सारा पूल आता है, लिस्ट आती है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हम इसको चेक करते हैं हमारे पास पूल में क्या पड़ा है, तो ये 2 ग्रुप्स जो है AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ये कम मिकदार में या ऑलमोस्ट नहीं होते। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सी चीज़ें आपने क्लियर की, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने। अब उधर बात वही है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जो भी है, प्लीज़ 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 ब्लड डोनेट कीजिए और जिंदगियां बचाइए। ये बहुत मैटर। और किसी किस्म के मिथ्स पर बिलीव मत कीजिए कि खून देने से कोई बीमारी आपको हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार से और अच्छे तरीके से सफाई से ये काम होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खून देना एक सवाब भी है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, तो इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल। इसी के साथ आपसे
इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आपसे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।